हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th आपके कैरियर का जो पहला स्टेप है यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन वो 2025 में मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। आपको उसके लिए तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि एग्जाम पास है, जब आपका टर्म 1 आए टर्म 2 आए तो उस टाइम बहुत ज्यादा चीजें हेक्टिक ना हो जाए। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें पहले से प्रिपेयर कर रखो। उसके लिए क्या है, आपको अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें हम साथ देंगे आपका, इसमें हमारी एकेडमी आपका साथ देगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आऊं सोशल साइंस में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद करेंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उसके बाद पीवाईक्यूज उसके। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। बेसिकली रिसोर्सेज वो चीज है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में वो चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो डेफिनेशन थी वो क्लास 8 की थी। अब जो है इसमें 3 कंडीशन आ गई। कंडीशन आपका क्या है कि पहला तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको प्रॉपर यूज कर पाए। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम इन्वायरमेंट में से निकाल के लाए और उसको जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करें और फिर मान के चलो कि फाइनल गुड में कन्वर्ट करने में हमें लग गया 500 रुपए और मार्केट में जब उसे बेचने के लिए गए तो प्राइस मिल रहा है 300 रुपए। तो इस चीज का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मनी अपने आप में खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो वो भी चीज है कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। आगे कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी मार्केट में उस चीज की डिमांड भी होनी चाहिए। समझ आएगी तीनों? तो अगर ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हमारे लिए वो चीज क्या है, रिसोर्सेज है। ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो इंटरवेंशन करता है और जो इंटरवेंशन करके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और फिर इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को निकालता है और फिर अपने यूज करने लायक उसे बनाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज। उसमें सबसे पहला आता है बायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स आ गई वो किसमें आ जाएगी, आपकी बायोटिक में। इसमें आपका फ्लोरा फोना यानी पेड़ पौधे, फिशरीज, एनिमल, कैटल्स वगैरह सारी चीजें। अबायोटिक में वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग है, रॉक, माउंटेन, सॉइल्स वगैरह, तो ये किसमें आ जाएगी, आपके अबायोटिक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म कब होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर पाए। नाम से ही पता चल रहा है, रीन्यू, जिसको हम बार बार यूज कर पाए। सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया आपका, क्या कहते हैं, वाटर एनर्जी, मतलब हाइड्रो एनर्जी जो होता है वो आपका रिन्यूएबल में काउंट होगा। आगे नॉन रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज आएंगे जो कि जिसको हम एक बार यूज कर लिया और वो खत्म, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसमें आपके कौन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब किस में आएंगे, आपके फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, मिनरल्स जितने भी होते हैं, तो इनको एक बार यूज किया और ये क्या हो गए, खत्म। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पे सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नाम से पता चल रहा है कि किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसका घर हो सकता है, उसकी कार हो सकती है, उसका कोई एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, सारा किसमें आ जाए, आपका इंडिविजुअल। दूसरा होता है आपका कम्युनिटी, कि एक पर्सन का ना होकर वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। जैसे पार्क हो गया आपका, गांव में कुआं हो गया आपका, वेल हो गया, उसके लिए आपका जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं, कब्रिस्तान हो गए आपके, शमशान घाट वगैरह, ये सारी चीजें किस पे आएगी, कम्युनिटी में। उसके बाद नेशनल में कौन से रिसोर्सेज आते हैं, मतलब एक कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी कुछ है, जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब कुछ किसमें काउंट होगा, वो नेशनल रिसोर्सेज में। गवर्नमेंट के पास ये लीगल अथॉरिटी होती है
कि वो किसी भी लैंड को अपने रिक्वायर कर सकता है, अगर किसी प्राइवेट पर्सन के तो उसे कंपनसेशन दे देंगे और फिर वो उसे यूज कर सकती है, और ये रोड और रेलवे बनाने में, मतलब रोड रेलवे वगैरह बनाने में यूज हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब आता है अगला इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है, जिसे मैं बताता हूं। ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, और यहां पे अरेबियन सी, यहां पर इंडियन ओशन हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो आपका मेनलैंड है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, मतलब ओशन में जो दूरी है वो नॉटिकल माइल में काउंट होती है, और ये आप किलोमीटर में निकालोगे तो ये करीब आ जाएगा 370, क्या कितना आ जाएगा ये 370 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो इतने तक तो हमारी अथॉरिटी है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद जो पूरा रीजन आएगा वो आएगा इंटरनेशनल में, उसमें किसी भी कंट्री की अथॉरिटी इस इलाके पे नहीं होगी, और इसमें कोई भी मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करना है या फिर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी फिर यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। क्लियर चीज, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहला आता है आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज देखते हैं, द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बी यूटिलाइज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल आर टर्म एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब ऐसा नहीं हम उसको यूज नहीं कर रहे बट उसके फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर रहे। जैसे आप देखो गुजरात और राजस्थान का जो इलाका है वो क्या कहते हैं, वहां पर सन की रेडिएशन लगातार बढ़ती है, विंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पर हमने ऐसा कुछ वहां पर सोलर प्लेट या फिर जो आपके पवन चक्की होती है, ठीक है, तो ये सब चीजें हमने लगा नहीं रखी, मतलब उसे हम पोटेंशियल फुल पोटेंशियल पे यूज कर ही नहीं पा रहे। तो वो चीजें जिसको हम यूज कर रहे हैं बट फुल पोटेंशियल पे नहीं, वो किस में आती है, आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज पे। अगला आता है डेवलप्ड। तो रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, हमें पता है कि वहां पर कितनी क्वांटिटी में है और कि क्या उसकी क्वालिटी है, ठीक है, बट उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन उसका क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हमें पता है कि ये हमारा फ्यूचर का फ्यूल है, बट हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन से किस तरीके से एनर्जी बना सकते हैं। क्लियर, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके डेवलप्ड में। अगला चलते हैं, अगला आ जाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक में क्या है कि रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन नेचर टू बी यूज्ड बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। स्टॉक क्या है कि ये भी हमारे नेचर में अवेलेबल है, बट ह्यूमन के पास जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए। जैसे सेम वही कि वाटर को ब्रेक डाउन करके, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O, तो इसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग ही नहीं कर पा रहे। अगर हमें हाइड्रोजन मिल गया तो फिर वही कि हाइड्रोजन से हम अपनी एनर्जी को निकाल पाएंगे, बट हमें वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है अर्थ पर, बहुत बड़े अमाउंट पे है। तो अगर हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर पाए, तो बहुत बड़े लेवल पे हम गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका रिजर्व। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन has proper technology to utilize these resources, but a future development of technology is required to exploit these resources of their fullest potential। रिजर्व में कौन से आएंगे कि हमारे पास उस इसके लिए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सब अवेलेबल है, हम यूज भी करते हैं, बट उसको फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब हमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, रिजर्व रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाएंगे। सेम वही हाइड्रो पावर हो गया आपका, उससे हम बिजली वगैरह बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे यूज हो सकते हैं जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर ये सारी चीजें, चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मतलब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें। मतलब आज से कुछ टाइम पहले तक, मतलब 1992 के आसपास जब पहला अर्थ समिट हुआ था,
तब थोड़ी सी माइंड में आया था कि हमें रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले इंपैक्ट आने लग गया था, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट जो है आने लग गया था। किस चीज का? जो हम रिसोर्सेज का धड़ल्ले से यूज कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब हमने ये नहीं सोचा कि उससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितने भी फ्लोरा फोना हो गए इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ओजोन की जो आपकी लेयर थी उसमें छेद हो गया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो देखने को मिली थी। तो फाइनली फिर 1992 में जो आपका अर्थ समिट हुआ था उसमें डिसाइड किया गया कि अब हमें रिसोर्सेज को जो है बहुत केयरफुली जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है इसमें कि ह्यूमन बीइंग हैव excessively exploited resources which have led to the following problem। पहला है depletion of resources for satisfying the greedy of a few individuals। अब obvious सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा रिसोर्सेज को होल्ड करता है और फिर वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, तो वो चीज होगी। दूसरा, इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज उसकी ज्यादा इनकम तो वो रिच में काउंट हो जाएगा, और जिसके पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं तो वो पुअर में काउंट होगा। क्लियर है चीज? अगला, indiscriminate exploitation of resources that led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। जो मैंने आपको ऊपर सारी चीजें बताई, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि किसी भी रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रह पाए, ठीक है, या फिर हम ट्रांसफर कर पाए। दूसरा, उस रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज ना हो। तो अगर हमें इस तरीके से हम सोच करके रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट फोकस, अभी कॉन्सेप्ट निकला कहां से था वो देख लेते हैं थोड़ी सी, कि इट फोकस्ड ऑन द आइडिया दैट द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब वह कहता है कि रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में जगह है, वहां पर 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। पहला अर्थ समिट हुआ था, मतलब लोगों को थोड़ी अवेयर कराएगा कि यार हम रिसोर्सेज का यूज करते करते एक्सप्लोटेशन करते करते इतने आगे आ चुके हैं कि अब अर्थ का बुरा हाल हो चुका है। तो अगर हमने अभी बैठ के मीटिंग नहीं की और मीटिंग में कुछ डिसीजन नहीं लिया और हमने प्रोटेक्शन नहीं किया, मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया अपने एनवायरनमेंट को, तो फिर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली 1992 में मीटिंग बुलाई गई। तो इसको, ये थी आपकी पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट। आगे द समिट वाज कन्विंस द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें 100+ जो कंट्रीज थी उनके लीडर आए थे और लगभग सबको ही कन्विंस कर लिएगा कि भाई अब जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं धड़ल्ले से, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो हमारे इन्वायरमेंट है उस पर इम्पैक्ट आया है, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी अवेयर कराया गया और बताया गया कि आप लोग अपनी कंट्री में जाओ और पॉलिसीज बनाओ। जैसे इंडिया है, इंडिया ने भी अपना मतलब यूनाइटेड नेशन में वादा कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है कि 2070 तक यानी 2070 तक हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, कार्बन न्यूट्रल। मतलब हमारी कंट्री में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिसकी वजह से कार्बन प्रोड्यूस हो रखा हो। ये सब इसी का पार्ट है, ठीक है। आगे द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड द एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। और यहीं पर ही एक एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 का मतलब जो जैसे 1992 चल रहा था, तो इस टाइम 20th सेंचुरी चल रही थी। 8 साल बाद आने वाली थी अगली सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी किस तरीके से होनी चाहिए, वो सभी कंट्री को क्या करनी थी, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनानी थी ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो वही था आपका एजेंडा 21। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is an agenda that aim of combating environmental damages, poverty, disease,
ये सारी प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉवर्टी से, डिसीज से, और भी 17 टाइप के टोटल गोल थे, ठीक है। तो इन सबको क्या करेंगे हम, कोऑपरेशन के साथ, प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ, कॉमन इंटरेस्ट के साथ, म्यूचुअल नीड के साथ, तो कोऑपरेट करके हम सारे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही बेसिकली आपका क्या था, एजेंडा 21 और आपका अर्थ समिट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग करने की क्यों जरूरत है, ठीक है, देख लेते हैं उसमें। जैसे प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एट देयर आर सर्टेन एरिया। अब होता है क्या है कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, किसी रीजन में कुछ बहुत ज्यादा है, किसी रीजन में कुछ बहुत ज्यादा है, और कहीं पे वो चीज कमी है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ एरिया में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कुछ कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां पे ज्यादा है उससे लेकर हमें कम वाले इलाके को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारी चीजों का, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल द स्टेटस ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देयर आर रिच इन मिनरल्स एंड कोयल डिपॉजिट। ये जो इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य, यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा है, बाकी रीजन में कम है। पर आप ये देखो कि इंडिया में 70% जो अभी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयल के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है। तो फिर वो चीज यहां से लेकर और पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आगे अरुणाचल प्रदेश has an abundance of water resources but lacks in infrastructure development। अब अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब किसी जगह पे कोई बहुत ज्यादा है और कुछ चीज बहुत कम है, ठीक है। आगे द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल endowed with solar and wind energy but there is lack in water resources। राजस्थान है उसमें सोलर और विंड एनर्जी, आपने पढ़ा था ऊपर भी कि यहाँ पर उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे वाटर की क्राइसिस है, ठीक है। आगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जो है हमारा इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज इट हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर। अब जो लद्दाख है वो बाकी कंट्री से जो कटा हुआ है, थोड़ी दूर है, तो वो वहां का कल्चर बहुत बड़ा रिच, मतलब बहुत रिच कल्चर है वहां का, बट वहां पर पानी की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल बंजर टाइप का है, मतलब उसे हम कहेंगे कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट टाइप का है पूरा, ठीक है। तो ये सारे मतलब कोई चीज कहीं पे ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जुडिशियस यूज करना पड़ेगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारे रिसोर्सेज का, ठीक है, कि जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे पाए। क्लियर चीजें। आगे आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व। देखते हैं कि हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि पहला रिसोर्स होता है कि रिसोर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना या फिर इन्वेंट करना और ये पता लगाना कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीजें। क्लियर। तो ये पहला स्टेप होता है। ये हो जाने के बाद फिर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं ताकि हम वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो उसके प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं ताकि हम उसको निकाल के ला पाए। उसके बाद निकाल के लाने के बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और फिर कंट्री के डेवलपमेंट में उसको लगा देते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि जो हमने रिसोर्सेज निकाला वो कंट्री के डेवलपमेंट में कोई यूज ही नहीं हो रहा, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये भी नहीं करना। तो फिर इस तरीके से हम करते हैं कि लास्ट में उसे कंट्री के डेवलपमेंट में लगा देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग का। आगे देखते हैं। अब आगे आता है अपना क्या, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखते हैं कि इंडिया में किस किस टाइप की जमीनें हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होती है जहां पे हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड कह सकते हैं, जिसमें वीट पैडी वगैरह की खेती होती है और ये टोटल एरिया का 46% है। आगे देखते हैं लैंड अंडर कल्टीवेशन।
लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन, इसमें वो एरिया आएगा, ये परसेंटेज वाइज कितना है 14%, बट इसमें वो एरिया है जिसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है, रेलवे बन रही है, तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो वो आपका लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन। अगला आता है आपका फैलो लैंड, ये टोटल एरिया का 8% है। इसमें क्या होता है, दिस लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर बट इज लेफ्ट विदाउट एग्रीकल्चर फॉर 1 to 5 ईयर, मतलब इसमें 1 से 5 साल तक के बीच में कोई खेती हुई नहीं है, इसे खाली छोड़ रखा है, क्यों, ताकि इसकी जो फर्टिलिटी है वो अपने आप नेचुरली आ पाए। क्लियर। आगे कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड, ठीक है, तो ये टोटल लैंड का 5% है। इसमें होता है क्या है कि दिस लैंड इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट इज नॉट यूज्ड फॉर इट ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक सॉइल इरोजन एंड लैक ऑफ वाटर, मतलब इसमें खेती हो सकती थी बट नहीं हो रही, और कितने साल से नहीं हो रही, 1 से 5 साल के बीच में जो है वो खेती नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है कि सॉइल की क्वालिटी खराब हो चुकी है, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से वो किस में आएगा, वो पूरा कल्टीवेबल वेस्टलैंड में, ठीक है। आगे लैंड अंडर प्लांट एंड पॉस्चर्स, आपने श्रीनगर वगैरह में देखा होगा कि वहां पर ग्रेजिंग के लिए बहुत बड़े बड़े जगह है, मतलब वहां पे जितनी भी है वहां पर खेती नहीं होती, खेती बहुत कम होती है, वहां पे ग्रेजिंग के लिए घास वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, वो एरिया भी किस में काउंट हो जाता है, मतलब वो 4% है टोटल एरिया का, और वो उसमें पूरी घास है, उसमें जितने भी हर्डल्स वगैरह होते हैं वो अपने जानवरों को, कैटल्स को वहां पर चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए। आगे लैंड अंडर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट से क्या होता है, वो बहुत सारे फ्लोरा एंड फ्लोना का घर होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जानवर वगैरह रहते हैं, तो अगर ये नहीं रहेगा तो पूरी तरीके से चीजें अनबैलेंस हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज कि किसी कंट्री के पूरे लैंड का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट चाहते हो तो, बट इंडिया में कितना है अभी 22%, यानी हमें बढ़ा के कहां लेके जाना है इसको 33% पर, ठीक है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाए। क्लियर ये चीजें। आगे चलते हैं हम, क्या है अपना लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन पैटर्न। सबसे पहले देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। बेसिकली जब कभी लैंड या फिर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाए, या फिर लैंड जो है उसका इरोजन हो जाए, मतलब मिट्टी कट जाए, हट जाए वहां से, ठीक है, अपनी जगह से, या फिर वहां पर क्या हो जाए कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाए, तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, लैंड डिग्रेडेशन। तो वही बताएगी कि लैंड डिग्रेडेशन इज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन हैंड्स, मतलब ह्यूमन की तरफ से होता है ये आगे, जिसमें उसकी फर्टिलिटी और क्वालिटी जो है सॉइल की वो खराब हो जाती है, और ये बहुत डेंजरस है नेचर के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर वगैरह आते हैं। जो भी फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो फार्मर्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम का सोच के वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने खेतों में, तो वो उस टाइम तो प्रोडक्टिविटी अच्छी दे देता है, नो डाउट, बट आप देखोगे कि जब 20-22 साल बीत जाएंगे तो उस खेत की, उस फील्ड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। जो उसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, जो प्लांट्स की ग्रो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो सब मर चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, वो क्वालिटी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो वो किसमें चीज, ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी लैंड डिग्रेडेशन में। आगे कैसे बचा सकते हैं हम, कौन कौन से मेजर ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है आपका अफॉरेस्टेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें पौधों को, प्लांट को लगाना है। आगे कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी जहां होती है तो बहुत बड़े एरिया में माइनिंग होती है, तो वो पूरा एरिया तो खराब ही होता है, प्लस आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी पूरी तरीके से उसकी चपेट में आ जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी सब कुछ खराब हो जाती है वहां पे, एयर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, हर चीज वहां पे खराब हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। आगे सेल्टिंग बेड्स आर प्लांटेड फॉर प्लांट्स। अब क्या है, मान के चलो यहाँ पे कोई पार्क है या फिर कुछ भी फील्ड ले लो, और उसके आसपास अगर हम पेड़ उगा देते हैं तो ये पेड़ क्या करेंगे कि जब तेज हवाएं बहेंगी तो मिट्टी को कटने से ये रोक देंगे, या फिर कभी बाढ़ आई तो भी ये मिट्टी को कटने से रोक देंगे, क्योंकि उसे वो पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों के थ्रू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई सारी चीजें।
अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहले देखते हैं एलुवियल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है, मतलब इंडिया में जो 43% सॉइल है वो आपकी एलुवियल ही है। बेसिकली क्या होता है कि नदियों के साथ, नदियां जब पहाड़ों से उतर के ग्राउंड में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी सिल्ट और क्या कहते हैं सैंड वगैरह साथ लेके आती हैं, और वो जो पूरा है अब प्लेन एरिया में जब आके जमता है तो वो पूरा पूरा क्या बनता है आपका एलुवियल सॉइल बनता है। ठीक है, तो इन इंडिया द सॉइल इज मोस्टली एलुवियल सॉइल एंड द कवर एंड एरिया कितना 143 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा कवर करता है इंडिया में। इट इज अ कॉमन इन नॉर्दर्न प्लेन, जहां पे आपका गंगा रिवर सिस्टम है जिसके आसपास बहुत सारी नदियां, तो उस इलाके में पूरा क्या आपका एलुवियल सॉइल ही है। दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज एंड एस्चुरीज इन पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि पेनिनसुलर में कृष्णा गोदावरी बहुत सारी रिवर है जिसके आसपास यही वाली सॉइल होती है आपकी। देयर इज ह्यूमस, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, लाइम होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, और खेती के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है ये। एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। इसके दो टाइप होती है, एक होती है खादर, दूसरी होती है बांगर। जो खादर होती है वो आपकी न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और जो आपकी बांगर होती है वो आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। जैसे इसमें पहला क्या होता है खादर और दूसरा क्या होता है बांगर। तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र साइड में बंगार बोला जाता है। बंगार मतलब कचरा, कचरा का मतलब पुराना, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि बंगार यानी भांगर जो होता है वो पुराना हो गया, और खादर जो हो गया आपका नया हो गया, ठीक है। द सॉइल इज लाइट ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपका गंगा इंडस गंगा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है उस पूरे एरिया में आपको क्या पाया जाता है एलुवियल सॉइल। क्लियर चीज, आगे चलते हैं। ये आपकी फोटो है आपकी एलुवियल सॉइल की। आगे चलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है आपका ये पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो इसे रेगूर सॉइल भी बोला जाता है, जिसका रेगूर का मतलब होता है आपका कॉटन, और इसका ब्लैक सॉइल का अदर नेम रेगूर सॉइल है। बेस्ट फॉर कॉटन होता है ये रेगूर सॉइल। द मेजॉरिटी ऑफ द डेक्कन इज कवर्ड इन ब्लैक सॉइल। द सॉइल हैज अ हाई कैपेसिटी फॉर वाटर रिटेंशन। इसमें बहुत ज्यादा वाटर जो है वो रिटेन हो पाता है, यानी अंदर मतलब बहुत पानी को मतलब पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ प्लगिंग फैसिलिटी होती है, मतलब इसमें क्वालिटी होती है इसमें कि खुद जो है वो एक पैटर्न में आ जाता है, ठीक है। आगे विच डेवलप वाइड क्रैक्स विच ड्राइड, जब सूखता है पानी की कमी होती है इसमें कभी, तो ये उसमें क्रैक्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लैक से लेकर लाइट ब्लैक के बीच में होता है। इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इस टाइप के सारे मिनरल्स जो है इसमें ब्लैक सॉइल में मिलता है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होता है, और ये साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ये रही इसकी फोटो, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला आएगा आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। आपने पढ़ी होगी 3 टाइप की रॉक्स, उसमें जो इग्निशियस रॉक है उसमें से ये रेड एंड येलो सॉइल बनता है। जहां पे लो रेनफॉल होता है, कम बारिश होती है, जैसे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, साउथ वाला रीजन, वहां पे जैसे महाराष्ट्र वगैरह में पड़ता होगा शायद, हाँ कुछ महाराष्ट्र में, बाकी इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो साउथ का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा है ये। कुछ वेस्टर्न घाट में होता है ये। तो ये पूरा एरिया हो गया। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जब होता है आपका बहुत ज्यादा ठंडा, फिर गर्मी, फिर ठंडी, फिर गर्मी, इस वजह से जो है वो क्रैक्स कभी बनते हैं कभी ठीक होते हैं। उस वजह से जो है वो आपका लेटेराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, यानी इसकी वैल्यू 6 पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से भी कम होती है। इसमें प्लांट्स को उगने के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, ठीक है। ये रही इसकी इमेज। आगे चलते हैं। आगे है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहां होता है? ये एरिड वाले रीजन में होगा। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कलर देख लेना एक बार। आर सैंडिंग इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, मतलब बहुत ज्यादा ये रेतीली टाइप की होती है। द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, मतलब इसमें ह्यूमस ना के बराबर होता है।
और मॉइस्चर भी नहीं होता इसमें। द लोअर होरिजन ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड एंड इट रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन। हाँ मतलब जो एरिड सॉइल होता है इसमें बहुत ज्यादा कंकड़ वगैरह मिलता है, ठीक है। होराइजन क्या होता है, तो होराइजन जो होता है वो सॉइल की लेयर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसके, होराइजन, ठीक है। ये आपका इमेज इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल सिंपल जो फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो द सॉइल टेक्सचर varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley slide and coarse grained in the upper slope, ठीक है। फॉरेस्ट में जो होते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो आपके किस में आ जाएगी, फॉरेस्ट सॉइल में आ जाएगी। क्लियर, ये आपकी इमेज यहां पे दी हुई है। लास्ट है आता है आपका कौन सा, सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन में देखते हैं सबसे पहला होता है आपका अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ों को लगाना और पेड़ों की कटाई भी कम करना है, जिससे फॉरेस्ट कवर बढ़ता है। तो इससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर पाए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट मतलब ट्री होता है या प्लांट होता है, उसकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को एक बांध के रखती है एक दूसरे पे। तो इस वजह से उसके जो सॉइल के इरोजन की जो प्रोसेस होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आगे आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम कि हम एक ही फील्ड के अंदर में सेम प्लांट को या सेम टाइप ऑफ क्या कहते हैं, मतलब एक ही प्लांट की खेती नहीं की जाती, हम उसको चेंज करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। रीजन क्या है इसका, क्योंकि अगर हम सेम टाइप का प्लांट जो है वो हर बार उस खेत में उगाएंगे तो उस प्लांट को जो मिनरल चाहिए होते हैं वो निकालता जाएगा, उसमें लगाता जाएगा, और सेम प्लांट को निकालेंगे तो सेम मिनरल्स को वो खत्म करता रहेगा उसमें से। तो इसकी वजह से भी हमें क्या, क्रॉप रोटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आगे चेकिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को भी हमें रोकना है, क्योंकि ओवरग्रेजिंग जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो जो वहां से पेड़ पौधे ही पूरा हट गया तो फिर मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाती है, और जब भी हवा वगैरह आते, पानी वगैरह आते तो उसके साथ वो बह जाती है। तो हमें ओवरग्रेजिंग भी कम करनी है। आगे कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, इसका पर्पस होता है इट इज फील्ड ऑपरेशन एम टू प्रिजर्विंग सॉइल एग्रीगेट्स। मतलब ये जुताई वगैरह के टाइम पे होती है बेसिकली, और इसी के मेनली यूज होता है आपका कि हम जो सॉइल के अंदर जो भी एग्रीगेट्स हैं उसको हम प्रिजर्व कर पाए, वो वेस्ट ना हो। ऑर्गेनिक मैटर और जितने भी सरफेस जो है वो मतलब जैसे होता है कभी कभी क्या कि कोई खेती हुई, उसके बाद हम क्या कर देते हैं उसको, खेती के बाद जब आपका फसल काट ली जाती है तो नीचे का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको वापस आग लगाकर और उसी में मिला दिया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी घास फूस वगैरह उगी होती है तो फिर उसके ऊपर प्लगिंग करके, और उस मतलब प्लगिंग करने के बाद जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें से वो उखड़ जाते हैं और उसी मिट्टी में वापस मिल जाती है, तो फर्टिलिटी वापस उसकी ग्रो हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपकी कंजर्वेशन टिलेज में आती है। आगे आपका था कंस्ट्रक्शन डैम्स। अब डैम को कंस्ट्रक्शन करने का क्या फायदा होता है, तो डैम हम जब बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर देते हैं, जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर को उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो फ्लड वगैरह की सिचुएशन नहीं होती है और पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे वजह से जो सॉइल का वो है अपर लेयर है वो हटने से बच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच।